और तब जाके सक्शन होगा इनलेट वाल्व से, यानी एक्चुअल वॉल्यूम जो होगा वो कम होगा स्वेप्ट वॉल्यूम से, और इसी के रेशियो को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज नथिंग बट रेशियो ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम इनटेक डिवाइडेड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम। क्यों अलग होता है ये पता चल गया। सक्शन का प्रोसेस तभी चालू हो जब रिसाइडुअल गैसेस कम्प्लीटली बाहर चले जाए। अब एक बार में चूँकि स्पेस लिमिटेड है, मान लीजिए एक क्लास में 50 बच्चे हैं और सबको एक ही जगह से बाहर निकलना है, तो भगदड़ में जाएगा, बाहर निकलना है तो जल्दी बाहर इसी छोटे से वॉल्व से हमें बाहर निकलना है। तो कुछ गैसेस तो बाहर जो इसके पास हो तो बाहर निकल पाएगा, लेकिन जो इधर वाले जो पोर्शन में जो गैस है वो नहीं निकल पाएगा। तो वो पहले निकलेगा धीरे धीरे करके, उस दरमियान ये TDC से BDC कुछ चला भी जाएगा, थोड़ा दूर चला जाएगा और थोड़ा नीचे जाएगा, तो इसका जो प्रेशर है अंदर का वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से और कम होगा, तब जाके ये सक्शन चालू होगा। ये रीज़न बहुत क्लियर है। तो ये है। अब यहाँ पर हम आते हैं इसका फॉर्मूला पर। तो जो एक्चुअल स्वेप्ट वॉल्यूम है वो क्या होगा, ये होगा एक्चुअल जो स्वेप्ट वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, पिस्टन का एरिया π/4d², एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया पिस्टन का ये हो जाएगा π/4d² सर्कुलर एरिया इंटू L इंटू के क्या है, नंबर ऑफ सिलेंडर, अगर 4 सिलेंडर है तो 4, और N/60 क्या है, रिवॉल्यूशन, N क्या है, RPM, N/60 क्या है, RPS, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। जितना रिवॉल्यूशन कर रहा है क्रैंक जितना रिवॉल्यूशन कर रहा है उतना ही ये पिस्टन एक स्ट्रोक करेगा। तो π/4d² L इंटू N/60 इंटू K। हाँ, तो ये हो जाएगा स्वेप्ट वॉल्यूम एक्चुअल वाला। अब एक्चुअल स्वेप्ट वॉल्यूम मतलब थ्योरेटिकल स्वेप्ट वॉल्यूम। अब एक्चुअल स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होगा, एक्चुअल स्वेप्ट वॉल्यूम हम सिंपली यहाँ आइडियल BC साइकिल से अगर देखें तो आइडियल BC साइकिल से यहाँ से कंप्रेशन प्रोसेस चालू हो रहा है, यानी यहाँ से जो मेरा एयर है वो सक्शन मतलब वेपर जो है वो सक्शन चालू हुआ है यहाँ से। तो जितना एयर अंदर आया है, जितना एयर को ये कंप्रेसर सक किया है उतना ही का ये कंप्रेशन भी करेगा। तो 1 पॉइंट पर मेरा कितना एयर है, तो m डॉट रेफ्रिजरेंट मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम इंटू मास, स्पेसिफिक वॉल्यूम इंटू मास ऑफ रेफ्रिजरेंट जो इंटर किया इंटू उस पॉइंट पर जो वॉल्यूम है, m डॉट REF इंटू V1 π/4d² L इंटू N/60 इंटू K। अब रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में हमको पता है कि जो फार्मूला आता है 1 + C - C/PC P2/P1 का पावर 1/n। ये C क्या होता है, क्लियरेंस रेशियो। तो ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशन हमें पता है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में ये वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला आता है। तो ये था थ्योरेटिकल पोर्शन, यहाँ तक हो जाता है समाप्त। अब आता है न्यूमेरिकल पोर्शन। न्यूमेरिकल कैसा आएगा इसमें, तो न्यूमेरिकल जब भी आएगा इसमें तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी क्वेश्चन में अगर बोल दे तो किस्मत अच्छा कि आइडियल BC साइकिल है कि एक्चुअल BC साइकिल है। अगर कह दे तो बहुत बढ़िया, लेकिन जनरली क्वेश्चन में ये दिया नहीं रहता, ये आपको पहचानना पड़ता है कि एक्चुअल BC साइकिल है या आइडियल BC साइकिल। अब जैसे ये प्रॉब्लम नंबर 1 है, इन एन आइडियल BC साइकिल पहले ही दे दिया, तो ये सबसे घटिया क्वेश्चन है। इन एन आइडियल BC साइकिल स्पेसिफिक इंथैल्पी ऑफ रेफ्रिजरेंट इन kJ/kg एट द स्टेट आर गिवन एज। इनलेट एट कंप्रेसर दिया हुआ है, एग्जिट ऑफ कंडेंसर दिया हुआ है, एग्जिट ऑफ एवापोरेटर दिया हुआ है, COP निकालना है। काफ़ी इजी है, सबसे बेकार क्वेश्चन है ये, तो इसे हम नहीं करते हैं, इससे स्किप करके आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन यहाँ पे भी इसने दे दिया सिंपल BC साइकिल। फिर भी कर लेते हैं, ये थोड़ा लेंदी लग रहा है तो कर लेते हैं। इन सिंपल BC साइकिल फॉलोइंग आर प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट एट वेरियस पॉइंट, इनलेट टू कंडेंसर 226.2 kJ/kg। मतलब हमें दिया है इनलेट टू कंडेंसर H2 दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये डेटा दे दिया है, लेकिन एग्ज़ाम में थ्योरेटिकल एग्ज़ाम है वहाँ पर नहीं दिया जाएगा, जैसे सेमेस्टर वाले एग्ज़ाम में नहीं दिया रहेगा, वहाँ पे हमें स्टीम टेबल से ये डेटा देखना पड़ेगा। तो इनलेट टू कंडेंसर दिया हुआ है 226.2 kJ/kg, वॉल्यूम दे रखा है
V2 का 0.061 मीटर क्यूब पर केजी। इनलेट टू कंप्रेसर भी दे रखा है, मतलब कि H1 दे रखा है, वॉल्यूम V1 दे रखा है, एग्जिट ऑफ थ्रॉटलिंग वाल्व भी हमें दे रखा है, और ये क्या दिया रहा है, एग्जिट ऑफ V3 दे रखा है। तो मैं वॉल्यूम सभी पॉइंट का पता है, इनलेट टू कंडेंसर का वॉल्यूम पता है, मतलब V2 पता है, V1 पता है, V3 पता है। पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम ऑफ कंप्रेसर इज़ 1.5 लीटर और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज़ 180%, तो एंड 80% एंड 1100 RPM। तो इसे हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर इन्हें सिंपल वीसी साइकिल। सबसे पहले तो हम वीसी साइकिल बना लेते हैं। यहाँ पर सिंपल वीसी साइकिल किस तरह का बनता है, TS प्लॉट ऐसे सबसे पहले हमने बनाया TS प्लॉट। अब यहाँ पर सिंपल वीसी साइकिल, यहाँ से कहीं प्रोसेस चालू हो रहा होगा, पूरे वेपर फेज तक लाएँ यहाँ पे, फिर इसका सुपर हीटिंग रीजन में इसे कंप्रेसर करा दिए, वेट ड्राई कंप्रेशन, फिर उसके बाद यहाँ पर ऐसे और यहाँ से ये इस पॉइंट को यहाँ हटा के यहाँ, तो ये प्रोसेस यहाँ पर क्या था, जो सीक्वेंस था यहाँ पर 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, हाँ ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इन ए सिंपल वीसी साइकिल इनलेट टू कंडेंसर, इनलेट टू कंडेंसर, कंडेंसर यहाँ पर, इनलेट टू कंडेंसर पे हमें इंथैल्पी दे रखा है, हाँ तो H2 हमें दे रखा है 226। अब ये इंथैल्पी कौन सा इंथैल्पी है, तो स्पेसिफिक इंथैल्पी, इसलिए पर किलोजूल पर केजी में है। वॉल्यूम दे रखा है यानी V2 स्पेसिफिक वॉल्यूम मीटर क्यूब पर केजी 0.061 मीटर क्यूब पर केजी, ठीक है। अब आगे क्या दे रखा है, इनलेट टू कंप्रेसर मतलब H1 दिया रखा है 183.2 किलोजूल पर केजी। अब वॉल्यूम दे रखा है V1 0.0767 मीटर क्यूब पर केजी। एग्जिट ऑफ थ्रॉटलिंग वाल्व दे रखा है H4, यानी H4 और H3 बराबर ही हैं, तो ये दे रखा है हमें 84.9 किलोजूल पर केजी। और हाँ एग्जिट ऑफ थ्रॉटलिंग वाल्व यानी V4 हमें दे रखा है 0.0008 मीटर क्यूब पर केजी। तो इसमें हम बस आइडिया दे रहे हैं कि कैसे सॉल्व होगा। और पिस्टन डिस्प्लेसमेंट ऑफ कंप्रेसर इज 1.5 L, पिस्टन वॉल्यूम ऑफ कंप्रेसर, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम ऑफ कंप्रेसर इज 1.5 L, मतलब यहाँ पर हमें जो दे रखा है वो है पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम ऑफ कंप्रेसर इज 1.5 लीटर, मतलब पिस्टन ने जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया वो 1.5 लीटर, मतलब स्वेप्ट वॉल्यूम 1.5 लीटर है। π/4 d²L दे रखा है 1.5 लीटर, ठीक है। और हमें वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी दे रखा है और RPM दे रखा है। तो हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालना है किलोवाट में और पावर इनपुट टू कंप्रेसर निकालना है किलोवाट में। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें पहले तो जो दिया था उसे हमने यहाँ लिख दिया, फिर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का जो फार्मूला था वो लगा दिया, m डॉट रेफ्रिजरेंट इंटू V1 इंटू π/4 d²L इंटू n/60। n/60 n कितना है, तो यहाँ पर 1100 RPM है। k कितना है, k कुछ नहीं दिया, नंबर ऑफ सिलेंडर को 1 एज्यूम कर लेंगे, तो π/4 d²L इंटू k, तो 1.5 लीटर ये वैल्यू दे रखा है π/4 d²L का, तो 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा। अब n कितना है, 1600 RPM। अब यहाँ पर देखने वाला बात यह है कि m डॉट रेफ्रिजरेंट नहीं दिया हुआ है। V1 पता है हमें कि V1 कितना है, इनलेट टू कंप्रेसर कितना है 0.0767, लेकिन m डॉट नहीं पता है, जिसके कारण हम एक्चुअल वॉल्यूम इनटेक नहीं निकाल पाए। तो उसको पहले तो हमें m डॉट REF निकालना पड़ेगा, एक्चुअल वॉल्यूम इनटेक कितना है, जो कि रेफ्रिजरेशन मेरा
एक्चुअल वॉल्यूम इनटेक पहले निकालना पड़ेगा कि कितना है। तो पहले तो हमें ये फार्मूला जो एफिशिएंसी का था 0.8 बराबर एम डॉट रेफ्रिजरेंट इंटू 0.0767 इंटू 1.5, यानी जो दिया था वो रख दिया। बस हमें इसमें पता क्या नहीं था, एम डॉट आर ई एफ। तो यहाँ से एम डॉट आर ई एफ निकल गया। अब एम डॉट आर ई एफ निकल गया तो मास हमें निकल गया, मास ऑफ रेफ्रिजरेंट, जो कि पूरे साइकिल में रेफ्रिजरेंट का मास कांस्टेंट होगा, जो फ्लो कर रहा है रेफ्रिजरेंट उसका मास मेरा निकल गया। तो ये जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का यूज़ हमने सिर्फ मास ऑफ रेफ्रिजरेंट निकालने के लिए किया। मास ऑफ रेफ्रिजरेंट जो कि पूरे साइकिल में जो फ्लो कर रहा है वो सेम ही रहेगा, बस फेज चेंज हो रहा है और इतना मास मेरा फ्लो कर रहा है। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो जाएगा, एम डॉट इंटू H1 माइनस H4। तो एम डॉट कितना है 0.4172, H1 माइनस H4, मतलब ये हो गया रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कह रहा है किलो वाट में निकालना, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट किलो वाट में कैसे निकलेगा, एम डॉट इंटू H1 माइनस H4। तो अच्छा, इस चीज़ से कभी कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमें किलो वाट में पूछ दिया, जो कि होता था रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी का यूनिट। जो क्वेश्चन में जो दिया है वो उसी के अकॉर्डिंग रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दिया हुआ है किलो वाट में, मतलब हमें किलो वाट में ही लेना है। तो एम डॉट इंटू H2 माइनस H1 माइनस H4। तो यहाँ से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आ गया, H1 H4 पता है, एम डॉट पता है, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आ गया। पावर इनपुट कितना होगा जो कंप्रेसर में जाएगा, एम डॉट इंटू H1 माइनस H2 माइनस H1। अगर हम इनपुट की बात करें तो H2 माइनस H1। तो अगर हमें एम डॉट पता है, एम डॉट सेम रहेगा पूरे साइकिल के दौरान 0.4172 इंटू H2 माइनस H1। तो इसमें मेन क्रक्स क्या था कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का यूज़ हमने क्यों किया, मास ऑफ रेफ्रिजरेंट निकालने के लिए, जो कि पूरे साइकिल में कांस्टेंट रहेगा। अब मास इनटू स्पेसिफिक इंथैल्पी कर दिए तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आ गया, पावर इनपुट आ गया। तो ये ठीक ठाक क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, हाँ इस सवाल में थोड़ा ट्रिक है। ए रेफ्रिजरेशन बेस्ड ऑन वीसी साइकिल, यहाँ पे नहीं दे रखा है कि कौन सा वीसी साइकिल है, आइडियल वीसी साइकिल है या एक्चुअल वीसी साइकिल है, तो ये नहीं दे रखा है। ऑपरेट्स ऑन द टेम्परेचर लिमिट्स -20 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस। द रेफ्रिजरेंट इंटर्स द कंडेंसर एज सैचुरेटेड वेपर एंड लीव्स एज सैचुरेटेड लिक्विड। प्रॉपर्टीज़ दे रखा है HF, HG, SF, HG। तो -20 डिग्री सेल्सियस को सबसे पहले तो हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 253 होगा, और 40 को करेंगे तो 313 होगा। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी सारा दे रखा है। अब COP हमें निकालना है, हाँ तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने सब प्रॉपर्टी दे रखा है। COP निकालना है, एम डॉट निकालना है, एम डॉट दिया रखा है 0.25 kg/s। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी निकालना है, यानी एम डॉट इंटू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालना है। तो अब ये नहीं दे रखा है कि आइडियल वीसी साइकिल है या सिंपल वीसी साइकिल है, तो उसे पहचानेंगे कैसे। पहचानने का सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में, द रेफ्रिजरेंट इंटर्स द कंडेंसर एज सैचुरेटेड वेपर। अब खुद सोचो कि जो रेफ्रिजरेंट इंटर करता था सिंपल वीसी साइकिल में कंडेंसर में, वो सुपर हीटेड वेपर के फॉर्म में इंटर करता था। जैसे ये देखो ऊपर में जो रेफ्रिजरेंट एंटर करता था मेरा सिंपल वीसी साइकिल में, वो सुपर हीटेड वेपर के फॉर्म में एंटर करता था। लेकिन यहाँ पर ये एंटर कर रहा सैचुरेटेड वेपर के, सुपर हीटेड वेपर के फॉर्म में एंटर करता था सिंपल वीसी साइकिल, मतलब यहाँ से ऐसे एंटर करता था। यहाँ से कंडेंसर में ये हीट रिजेक्शन प्रोसेस 2 से 3 स्टार्ट हो गया, 2 से स्टार्ट हुआ। लेकिन तो 2 पॉइंट पर ये कौन सा स्टेट पे था, सुपर हीटेड स्टेट में था। लेकिन यहाँ पर ये बोल रहा है कि सैचुरेटेड स्टेट में एंटर किया, मतलब ये आइडियल वीसी साइकिल होगा, क्योंकि सिंपल वीसी साइकिल में तो सुपर हीटेड स्टेट में। तो यहाँ से हमने पहचान लिया कि आइडियल वीसी साइकिल होगा या सिंपल वीसी साइकिल। अब उसके बाद बोल रहा है कि HF हमें दे रखा है, यानी 40 डिग्री सेल्सियस पे हमें एंथैल्पी दे रखा है। अब देखिए H2 दे रखा है हमको 40 डिग्री सेल्सियस पे HG। H2 क्या होगा, सैचुरेटेड वेपर लाइन पर आ रहा है ना H2, तो ये HG के बराबर होगा, H2 बराबर HG। तो और किस टेम्परेचर पे, तो 40 डिग्री बोले तो 313, तो 313 पे HG का वैल्यू है 200। और H3 कितना दे रखा है, H3 मेरा 40 पर है, लेकिन HF पे लाई कर रहा है, यानी HF का वैल्यू भी दे रखा है 80 kJ/kg। अब
बाकी मेरा H3 और H4 बराबर होगा, H1 हमें नहीं पता, H1 हमको निकालना होगा। तो H1 कैसे निकलेगा, सबसे सिंपल है H1 निकालने का। ये हम वहाँ पे भी करते थे रैंकाइन साइकिल में इस तरह के क्वेश्चन को, कि ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो रहा है, तो यहाँ पे जो इंथैल्पी होगा Sg एट 40 डिग्री यानी 313 पे जो Sg होगा, Sg कितना होगा 0.67, वो -20 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग जो S1 होगा उसके बराबर होगा। हाँ, तो S2 बराबर Sg बराबर S1। अब S1 कैसे निकलेगा, S1 चूँकि वेट वेपर रीजन में है तो इसका फॉर्मूला होता है SF प्लस एक्स SFg। तो SF कितना है, SF मेरा दे रखा है एट -20 डिग्री सेल्सियस, SF है 0.07, x हमें निकालना है, x हमें निकाल के x निकलेगा तभी h निकलेगा, क्योंकि h भी हम ऐसे ही निकालने वाले हैं, HF प्लस एक्स HFg। तो यहाँ से 0.07 प्लस एक्स इंटू SG कितना दे रखा है -20 पर 0.7366 और 0.07 दोनों का डिफरेंस ले लिए, तो यहाँ से x जो आ गया 0.9। अब जो मेरा H1 होगा वो भी वेट वेपर रीजन में है, तो H1 भी हो जाएगा HF प्लस एक्स HFg। HF कितना दे रखा है 253 पे 20, x पता लग गया 0.9। अब HFg मतलब Hg माइनस HF, तो 180 में से 120, तो यहाँ से H1 आ गया 164। COP हो जाएगा H1 माइनस H4 बाई H2 माइनस H1, सब वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व हो गया। सिंपल क्वेश्चन। हाँ, बाकी बाद में अब करेंगे।